हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आपके सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजन। इंटरनेशनली या ग्लोबली जब आप अपने प्रोडक्ट को आप सेल करने की कोशिश करते हैं, तब आपको उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ध्यान किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट। कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो अपनी कॉस्ट से कम अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो वो लॉस में जाएगा, तो कॉस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा है डिमांड। कितना डिमांड है, किस तरह के कस्टमर्स हैं, क्या क्या टेस्ट है वो फॉरेन कस्टमर्स के, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिमांड उस देश में है या नहीं है। ठीक है। देन है कंपटीशन। कितना कंपटीशन है, कितना सीवियर कंपटीशन है आपके उस देश में जिसमें आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। देन है ब्रांडिंग इमेज। क्या ब्रांड इमेज बनी हुई है आपके प्रोडक्ट की फॉरेन कस्टमर्स के दिमाग में। ठीक है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड इमेज अगर अच्छी है, तो फॉरेन कस्टमर्स उसके ऊपर स्टिक रहेंगे और उसको हाई प्राइसेस पे भी फ्यूचर में खरीदने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है। देन है फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज। कितनी फ्रिक्वेंसी है आपके प्रोडक्ट को खरीदने की। ठीक है। वो जल्दी खरीद लेते हैं, या प्राइस के बारे में सोचते हैं। ठीक है, या ड्यूरेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना टाइम में वो बिकता है। ठीक है। देन है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। जब आप फॉरेन कंट्रीज में आप सेल करना चाहते हैं, तो जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली बनी रहना चाहिए, है ना। इन केस अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रेगुलर नहीं रहा, तो आपका जो मार्केट है, आप जो है वो फॉरेन कंट्री में अपना मार्केट लूज कर सकते हैं। ठीक। देन है आपका सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। इन केस अगर आप एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को टाइमली पेमेंट करते हैं, है ना, जो भी टाइमली अगर आप उससे क्लेम्स का सेटलमेंट कर लेते हैं, तो वो हायर प्राइस पे भी समटाइम्स वो अफोर्ड कर लेता है इंपोर्ट करवाना। ठीक है। तो आप सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स किस तरह से होता है उस हिसाब से भी आप ध्यान में रखते हैं कि आपको क्या प्राइसिंग रखनी है अपने प्रोडक्ट की। देन है टर्म ऑफ क्रेडिट। इन केस अगर आप कैपिटल गुड्स में डील कर रहे हैं, तो वहां पर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे हैं, है ना। इन केस अगर आपने उधार पर आपने दे दिया है, तो क्या वो फ्रिक्वेंटली पेमेंट करते हैं या टाइमली पेमेंट करते हैं, है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, जब आपका जो प्रोडक्ट वेयर हाउस से कस्टमर तक जब पहुंचता है, तो इसके बीच में अलग अलग चैनल्स होते हैं ना, जिसमें आपके होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, है ना, जिस तरह के जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो, होते हैं, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनली, जब आप प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट टाइप का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। पेरिशेबल अगर गुड है, पहला है पेरिशेबिलिटी, है ना। पेरिशेबिलिटी है ना, नाशवान। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब हो जाता है, तो कुछ ही मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, कुछ ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। देन है सीजनल कैरेक्टर। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांडेड है, किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए बना है, तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन यूनिट वैल्यू। अगर आपके प्रोडक्ट लोअर यूनिट का है और उसका हायर टर्नओवर है ना, तो वहाँ वहां पर आप इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू भी सेलिंग कर सकते हैं। देन है बल्क और वेट। किस कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, है ना। अगर आप बल्क में अगर आप ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी गुड्स के मूवमेंट के लिए, है ना। हैवी फ्रेट आपको देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, तो उस समय आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ सकती है ना। देन जो है दूसरा हेडिंग है आपका कंज्यूमर्स इन मार्केट कंसिडरेशन, है ना। कंज्यूमर्स के हिसाब से आप देखेंगे कि आपको किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, है ना। कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। अगर आपका जो कंज्यूमर है वो ज्यादा है, आपका टारगेट कस्टमर अगर ज्यादा है, तो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की जरूरत है। ठीक है। अगर दूसरा है आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, है ना, किस लोकेशन में आप सेल कर रहे हैं।
अगर आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो स्कैटर्ड है, ज्यादा दूर दूर है, तब आपको वहां पर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। देन है आपका कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट। आपका जो वो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम होने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना। आप अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की जरूरत है। अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो वो आपको उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही आपका जो गुड्स है वो परचेज करते हैं। ठीक है। देन है कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट। कंज्यूमर की बाइंग हैबिट क्या है, वो किस तरह से अपना अमाउंट स्पेंड करना चाहता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, है ना, और उसको आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सभी चीजें ध्यान में रख करके वो कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को आपको पहुंचाना है। ठीक है। थर्ड हेडिंग है आपका प्रोड्यूसर्स कंसिडरेशन। अब इस केस में प्रोड्यूसर किस हिसाब से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अफोर्ड करता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले रेपुटेशन। अगर अच्छी गुडविल है किसी प्रोड्यूसर की, है ना, तो वो अपनी चॉइस ऑफ मिडिलमैन को रह के अपनी चॉइस के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वो रखेगा। वो 1 रखना चाहे, 0 लेवल रखना चाहे या 2 लेवल रखना चाहे, तो अपने हिसाब से अपना मिडिलमैन को डिसाइड करेगा। देन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आपकी अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेबल है, आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है, तो वो खुद का ही चैनल बनाने के लिए बना सकती हैं, ना कि दूसरे से वो हेल्प लें। ठीक है। देन एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन केस अगर आपकी कंपनी उतनी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है आपके गुड्स और सर्विसेज को, या कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंचा पा रही है, तो आपको इनडायरेक्ट सेलिंग का यूज करना पड़ेगा, मिडिलमैन को आपको हायर करना पड़ेगा। ठीक है। देन है प्रॉफिट क्राइटेरिया। लास्ट है आपको प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स को हायर करेंगे, मिडिलमैन को हायर करेंगे आपके प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो आपको कुछ पेमेंट उनको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट क्राइटेरिया क्या है आपका, आप कितना जो है स्पेंड करना चाहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। नाउ अब अपन पढ़ते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जो कि आपके एग्जाम में अधिकतर आता ही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट और टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंपोर्टर का बैंक इशू करता है इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के फेवर में इंपोर्टर्स का बैंक जो है वो इशू करता है और उसको अथॉरिटी देता है कि वो अमाउंट्स को विड्रॉ करें, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट में सारी जो जानकारी है शिपिंग से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और पेमेंट के एश्योरेंस से रिलेटेड, वो उसमें लिखी हुई होती। ठीक है। It is also known as commercial letter of credit because it is used in commercial transaction, that is sale and purchase of goods. इसको कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये सेल और परचेज गुड्स के लिए किया जाता है। ठीक है। नाउ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। कितने प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एज पर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, जब आप क्योंकि ये सारा काम पेमेंट पे एक्सपोर्ट आप कर देंगे, पेमेंट आया कि नहीं आया, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो कितना सिक्योरिटी लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में जो क्रेडिट पीरियड है वो इशुइंग बैंक के द्वारा कभी भी कैंसिल किया जा सकता है और कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है जो भी कंसर्न बैंक है उसके द्वारा। ठीक है। रिवोकेबल क्रेडिट में कभी भी आपका जो बैंक है, इशुइंग बैंक है, वो आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको वो कैंसिल कर सकता है विदाउट प्रायर नोटिस टू दी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को नोटिस दिए बिना भी वो उसे कैंसिल कर सकता है। दूसरा है आपका इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इसी का उल्टा, इशुइंग बैंक जो है वो पेमेंट के लिए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा आपको
जानकारी देते हैं, है ना। आप इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ना कि इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस और जितना भी पेमेंट आपको करना है वो आपको एज पर द डॉक्यूमेंट करना ही होगा, ये डॉक्यूमेंट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। देन है थर्ड, विथ रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स लेटर ऑफ क्रेडिट। विथ रिकोर्स का मतलब क्या है कि अगर बायर फेल हो गया पेमेंट करने के लिए, तो जो पेमेंट है वो बैंक करेगा, है ना। मतलब अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में इन केस अगर इम्पोर्टर खुद पेमेंट नहीं कर पाता है तो बैंक उसके बदले में पेमेंट देगा, है ना। और विदाउट रिकोर्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बैंक यहाँ पर कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा। अगर इम्पोर्टर अगर मना कर देता कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो बैंक यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दी पेमेंट्स मेथड, अकॉर्डिंग टू पेमेंट मेथड के हिसाब से कौन कौन से लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। सबसे पहले होता है साइड क्रेडिट। साइड क्रेडिट जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस को आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कितना कितना पेमेंट करना है, कौन सा बैंक है, जो बैंक उसने रिजिमल टाइम दिया है कि नहीं दिया है ना। आप जो है 7 बैंक से ज्यादा आप इसमें हेल्प नहीं ले सकते, 7 बैंक से ज्यादा, ठीक है। तो आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे आपको चेक किए जाएंगे और उनको प्रेजेंट करने के बाद ही आपको जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट। एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट में बेनिफिशियरी मस्ट ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर पर्टिकुलर टेंडर, ठीक है। जो बेनिफिशियरी होगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज जरूर ड्रॉ करेगा किसी पर्टिकुलर टेंडर के लिए, ठीक है। देन है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। डेफर्ड पेमेंट का जो टर्म है इसमें इंपोर्टर जो है वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, नो ड्राफ्ट इज ड्रॉन, है ना, कोई ड्राफ्ट ड्रॉ नहीं होगा। और जो पेमेंट होगा वो ओपनिंग बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, किस किस बिहाफ पे, इस बिहाफ पे कि वो कितना क्रेडिट टर्म वो उसको ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये है डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट। देन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रेडिट। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स में सबसे पहले है ट्रांसफरेबल क्रेडिट। तो ट्रांसफरेबल क्रेडिट या ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में जो बेनिफिशियरी होता है वो रिक्वेस्ट करता है बैंक से, नेगोशिएटिंग बैंक से, कि वो नेगोशिएटिंग बिल्स एक या एक से अधिक पार्टी के द्वारा वो उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। देन है बैक टू बैक क्रेडिट। बैक टू बैक क्रेडिट जो है वो कवर करता है लोकल सप्लाईज के लिए, है ना। वो क्रेडिट के बाद में फिर क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैक टू बैक क्रेडिट यानी कि वो कंटिन्यूस चलता रहेगा लोकल सप्लाईज के लिए भी, ठीक है। देन है एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एंटिसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा वो या तो एटलीस्ट बेनिफिशियरी को एडवांस पेमेंट किया जाएगा या एटलीस्ट कुछ पार्ट पेमेंट किया जाए, ठीक है। इस चीज की वो इस डॉक्यूमेंट में गारंटी होती है। देन है आपका ट्रांजिट क्रेडिट। ट्रांजिट क्रेडिट जो है वो एक फॉरेन कंट्री विद दी बेनिफिशियरी इन अदर फॉरेन कंट्री को इशू करती है, ठीक है। देन है रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। अगर एक स्पेसिफाइड बैंक जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि पेमेंट के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, नेगोशिएशन के लिए क्रेडिट की, तो वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड। और इसका उल्टा अगर कोई पर्टिकुलर बैंक स्पेसिफाइड नहीं है, ऑथराइज नहीं है नेगोशिएशन के लिए, तो उसे बोलेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले गारंटी ऑफ पेमेंट। फॉरेन कंट्री के केस में जो है ज्यादा रिस्क होती है एक्सपोर्टर को, है ना, पेमेंट की। तो जो पेमेंट की गारंटी है वो प्रोवाइड की जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा। दूसरा है नो रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन के द्वारा अगर कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में या लोकल करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो उस रिस्क को आप कवर कर सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट से। देन फैसिलिटेट्स इंपोर्ट। इंपोर्ट की फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करते हैं। इशूइंग बैंक जो रहता है वो गारंटी प्रोवाइड करता है पेमेंट की एक्सपोर्टर को। देन फैसिलिटी ऑफ एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट या पार्ट पेमेंट भी आप पा सकते हैं थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। देन एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस रूल्स।
जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं तब आपको ये जानकारी रहती है कि सारे का सारा जितना भी लीगल कंप्लायंस है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है, वो आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं, ठीक है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने से पहले। अब पढ़ते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या ईसीजीसी जो है वो 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना बिजनेसमैन को, किसके अगेंस्ट में, क्रेडिट लॉसेज ड्यू टू बिजनेस, इंसॉल्वेंसी ऑफ देयर कस्टमर्स और बैड डेट्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कस्टमर। इन केस अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता है, बैड डेट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में जो है ईसीजीसी कॉर्पोरेशन आपको गारंटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अमाउंट की, आपके पेमेंट की, ठीक है। ईसीजीसी इंश्योरेंस एक्सपोर्ट रिस्क इन इंडिया, ईसीजीसी इंश्योर करता है कि जो आपका जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं वो रिस्क फ्री है और उसके वहां पर आपका पैसा डूबने के चांसेस नहीं है। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ईसीजीसी। क्या क्या फंक्शन है ईसीजीसी के? सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस। ईसीजीसी जो है वो अपने एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक के द्वारा और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दूसरा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिट वर्दीनेस। जो ईसीजीसी है वो आपको बताते हैं कि जहां पर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, ओवरसीज जिस देश में आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वहां पर उन कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ठीक है। देन प्रोवाइड रिस्क कवर। ऑब्वियसली आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करते हैं इनकेस अगर डिफॉल्ट अगर कुछ हो जाता है तो ईसीजीसी आपको गारंटी देता है पेमेंट की, ठीक है। देन है प्रोवाइड गारंटी इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज। एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ईसीजीसी। देन है असिस्ट एक्सपोर्टर इन रिकवरिंग बैड डेब्ट। इनकेस बैड डेब्ट अगर हो जाता है सभी गारंटी के बाद भी, तो भी आप ईसीजीसी के हेल्प से उन बैड डेब्ट्स को कवर करने में उनकी हेल्प ले सकते हैं। देन है हेल्प एक्सपोर्टर टू डेवलप एंड डाइवर्सिफाई देयर एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्टर को हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को डेवलप करें, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि रिस्क को कम करके ज्यादा से ज्यादा अपना जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग देशों तक पहुंचाएं मिनिमम रिस्क में, ठीक है। नाउ यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको यूएनसीटीएडी कहते हैं, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है जो वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एस्टैब्लिश है 1964 में। इसका जो मेन रीजन था इसको एस्टैब्लिश करने का कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। मतलब जो कम डेवलप्ड कंट्री हैं और या जो डेवलप हो रही है वहां पर आप इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करें, प्रमोट करें कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें, ताकि क्या है देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग नेशन। जो नेशन, जो देश अभी डेवलपिंग है, प्रगतिशील है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड में, वो सारी चीजें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की गई थी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या फंक्शन है इसके? सबसे पहले प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, अपने जो देश से इंटरनेशनली आप आपको आपको एक्सपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आप उसमें उसकी बूस्ट में हेल्प कर सकें। देन है प्रोवाइड कंसेशन, क्योंकि अलग अलग देशों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो जो यूएनसीटीएडी है वो आपको कंसेशन प्रोवाइड करता है, आपको लाइसेंसिंग में, कोटाज में, टैरिफ्स में और पैकेजिंग रेगुलेशंस में हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको ये प्रोवाइड करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे देश में इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सॉल्व अ डेट प्रॉब्लम, इन केस अगर रीपेमेंट नहीं हो पाता है या बैड डेट हो जाते हैं तो यूएनसीएटी आपको हेल्प करते हैं डेट रिकवरी में, ठीक है। और लास्ट है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इन केस अगर आपका जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं अपग्रेडेड है तो दूसरे देश में आप तक वो टेक्नोलॉजी
तक को पहुंचाने का काम भी यूएनसीटीएडी करते हैं। आपको हेल्प करते हैं कि आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोडक्शन, अपना जो है प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली जो है सेल आउट कर सकें। ठीक है, तो अ, इस पार्ट बी में भी हमने आपके बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।